नमस्कार डॉक्टर साहब। सिंह साहब आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सही आवाज आ रही है। जी नमस्कार साहब। नमस्कार। जी, बस जस्ट अभी 2 मिनट में 5:30 तक सभी के जुड़ने का टाइम रहता है और जी पाँच जी तीस जी पर हम अपनी बात को शुरू कर देंगे इसमें। जी, जी बिल्कुल बिल्कुल। अब आप तो व्यवस्थाओं के में लगे हैं। सबको एकजुट करना भी बड़ा बड़ा काम है, आयोजन करना। और इस आयोजन कोशिश के लिए करते हैं आपको बहुत सभी लोगों बहुत से मिलके अच्छा लगता है और पर ये आयोजन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत सुंदर आयोजन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हमारे जो स्पीकर्स हैं वो भी पधार चुके हैं। जस्ट 5:30 तक का जो समय है वो 5:25 से 5:30 तक हम सभी के जुड़ने के लिए हम समय को रखते हैं ताकि 5:30 से हम अपनी बात को शुरू कर दें। नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार साहब। सर बड़ी नमस्कार जी चंदन जी बेसब्री सर। सर नमस्कार। कैसे सर हैं आप? बड़ी बेसब्री रहती है आपका दर्शन करने के लिए जैसे ही टाइम होता है। बिल्कुल सबसे मिलके बड़ी खुशी होती है, बड़ा अच्छा लगता है। बहुत सक्रियता हो जाती है और इस कोरोना काल का पता ही नहीं लगा कोरोना कब चला गया। नहीं, अब तो इसके इंतजार रहता है ना कि अगला 5-25 कब हो सीरीज में। जी मैं ये निवेदन कर रहा था कि अब तो ये इंतजार रहता है कि अगले जो सीरीज जिस दिन होगा। आपकी आवाज बहुत डिस्टर्ब आ रही है। सर ये मेरी वजह से नहीं है, कहीं माइक और डब नहीं, हो अभी रहा है। अभी बहुत सारे माइक जो खुले हैं ना, अभी बहुत ओके सारे ओके माइक सर। जो है वो खुले हैं। हाँ चंदन जी अब आपकी आवाज सही आएगी। जी सर। सर मैं तो ये निवेदन फरमा रहा था, मैं कह रहा था कि इस कोरोना काल में जो सीरीज आपने स्टार्ट की है, आप साधुवाद के पात्र हैं। इंतजार रहता है 5-25 कब हो और कब आपके दर्शन हो। जी मेहरबानी साहब आपकी। अच्छा लगता है सभी से मिलके। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर शिव प्रसाद जी हाँ आज नमस्कार। हमारे स्पीकर हैं। डॉक्टर सरन साहब भी पधार चुके हैं। दवे साहब भी पधार चुके हैं। सुभाषिष जी भी पधार चुके हैं। बस जस्ट सभी लगभग जुड़ गए। जी नमस्कार। मैं डॉक्टर डीपी सिंह फेडरेशन ऑफ कम्युनिटी रेडियो स्टेशन नई दिल्ली की ओर से आपका स्वागत करता हूं। आप और सभी को आज विश्व मजदूर दिवस पर सभी को शुभकामनाएं। इस वेबिनार में एक निवेदन रहेगा कि जो स्पीकर है उसके अलावा सभी अपने माइक को म्यूटेट रखें ताकि आवाज का डिस्टरबेंस नहीं रहे। ये वेबिनार 2 भाग में होगी। पार्ट 1 5:25 से 6:05 तक रहेगा। दूसरा भाग 6:05 से 6:45 तक रहेगा। पहले भाग में हमारे जो 4 स्पीकर माननीय जो स्पीकर हैं वो बारी बारी से इस विषय को जो आज के लिए रखा गया है कि कोरोना काल में जो डिप्रेशन की स्थिति हुई है, भय चिंता अवसाद की जो स्थिति हुई है उससे कैसे बचा जाए, उसके क्या कारण रहे हैं और इस पर वो अपने एक सभी अपने फील्ड के बहुत एक्सपर्ट हैं। वो अपना एक्सपर्टाइजेशन अपने अनुभव हम लोगों के साथ में साझा करेंगे और वो सभी अनुभव यहाँ हम इस प्लेटफॉर्म पर कलेक्ट भी करते हैं। इसके बाद में सारे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन को भी उनको प्रेषित करते हैं और इनका वाइडली एक सब लोगों तक ये पहुंचते भी हैं। मैं आज के हमारे सबसे पहले जो स्पीकर हैं डॉक्टर शिव प्रसाद खेदड़ जो नई दिल्ली से हैं। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में आप प्रोफेसर हैं। मैं बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए डॉक्टर शिव प्रसाद जी खेदड़ को आमंत्रित करता हूं कि आज के विषय को वो कैसे किस आईने से स्पष्ट करते हैं, बताते हैं
डॉक्टर शिव प्रसाद जी खेदर। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। बोलिए। जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। हाँ, कोरोना की वैश्विक महामारी का सामना हम सभी भारतीय बहुत ही धैर्य और बहादुरी से कर रहे हैं। फिर भी इस लॉकडाउन पीरियड के कारण कुछ भाई बहन को दिमाग विक्षिप्तता, अवसाद, चिंता, भय, डर, ये चीजें होने लग जाती हैं। तो इससे पहले अपन इसको 3 भागों में बांटेंगे। पहले आपको थोड़ा ये बताएंगे अवसाद, डिप्रेशन क्या होता है। उसके बाद में लॉकडाउन के पीरियड में जो हम लोगों में गुजर रही है, उसमें हम कैसे इसको कोप अप कर पाएंगे, इससे कैसे उभर पाएंगे, और तीसरा फिर इसका क्या इलाज है। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि अवसाद क्या है। अवसाद डिप्रेशन भी कहते हैं, और लोग इसका बहुत सारी मानसिक बीमारियों के लिए भी काम में मतलब डिप्रेशन का सामान्यतः यूज ले लेते हैं कि और कोई बीमारी होती है तो उसको भी डिप्रेशन कह देते हैं, जैसे हमारी और मानसिक बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो इसमें जैसे मन उदास रहना, किसी काम में रुचि न रहना, शारीरिक कमजोरी, भूख और नींद में परिवर्तन। इसमें भूख या तो ज्यादा लगने लग जाती है या कम लगने लग जाती है। नींद में परिवर्तन हो जाता है, या तो बहुत ज्यादा नींद आ रही है या बहुत कम नींद आ रही है, या सुबह जल्दी खुल जाती है और या आ नहीं पाती, और मनोबल में कमी हो जाती है। और कई बार इस यदि बहुत ज्यादा इसकी ग्रेविटी ज्यादा हो, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी हो, तो आत्महत्या और खुदकुशी के विचार भी आने लग जाते हैं, सुसाइडल थॉट्स भी आने लग जाते हैं। और इसमें जैसे अपन ने इसको क्या है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर कैटेगरी में बांटा है। जैसे माइल्ड में थोड़े हल्के लक्षण होते हैं, 1-2 लक्षण होते हैं, वो बिना कोई दवाई के इंसान उभर पाता है। और मॉडरेट तो जो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, उसके सोशियो ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग और कुछ रोजमर्रा की जिंदगी में परेशानियां आने लग जाती हैं। और सीवियर में तो उसको बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। तो इसमें ये किस कारण होता है, इसके बायोलॉजिकल कारण भी हैं और साइकोलॉजिकल कारण भी हैं। बायोलॉजिकल कारण जैसे इसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं हमारे शरीर में, जैसे सेरोटोनिन, तो उनकी कुछ कमी हो जाती है, और उसका इम्बैलेंस के कारण, और बहुत सारे जो कारण हैं। और एक साइकोलॉजिकल है, इसमें एक कॉग्निटिव ट्रायड है, जिसमें हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस और वर्थलेसनेस। इसमें असहाय, लाचार, निराशावादिता और कार्यहीनता की कमी। तो अभी इन चीजों के कारण पेशेंट को बहुत ज्यादा वो परेशानी होती है। अब इस टाइम पे दुनिया के अधिकांश देशों में लॉकडाउन है, लोग घरों में बंद हैं और सब कुछ जैसे रुका हुआ है। लोगों को अब जिंदगी धुंधली नजर आने लगी है। घर में बंद लोग अब रोज एक जैसी दिनचर्या से ऊब गए हैं। ऐसे हालत से मुकाबला करने के लिए लोगों को 3 चीजों पर जोर देना चाहिए। जैसे एक तो दिनचर्या, वो दिनचर्या को अपनी ठीक रखें। कोई बुरी आदत है उससे वो रखें। और एक सोच, और इन चीजों पे यदि इंसान ने काबू पा लिया तो जिंदगी का एक नया और खूबसूरत रंग नजर आएगा। दरअसल इसमें भागती दौड़ती जिंदगी में अचानक लगे इस ब्रेक और कोरोना वायरस के डर ने लोगों को मानसिक सेहत पर काफी प्रभाव डालना शुरू कर दिया है। और इससे ज्यादातर वो घर के अंदर बंद रहने से, किसी से अपने काम वाम पे नहीं जाने से इन चीजों परेशानी का सामना कर रहे हैं। उनमें चिंता है, डर है, अकेलापन है और अनिश्चितता का माहौल बन गया है। और घरेलू हिंसा भी के मामले भी इन दिनों बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इसके भी बहुत सारे कारण हैं। ज्यादातर समय घर वाले रहते हैं, किसी बात को लेकर वाद विवाद हो जाता है, किसी
चीज को लेकर ईगो टकरा जाता है अपनी बात मनवाने के लिए, और ज्यादातर टाइम पे वो घर पे साथ ही रहते हैं, तो इनमें भी कई बार दिक्कतें आ रही हैं। और हमारी दिनचर्या में जब कभी बड़ा बदलाव होता है तब इसी तरह की समस्याएं पेश आती हैं। लोगों को परेशान करने वाली 3 वजह हैं इस टाइम पे। एक तो कोरोना वायरस से संक्रमित होने का खतरा है, सबको डर लग रहा है कहीं ये मेरे को ना हो जाए, अपने हिसाब से वो सावधानी बरत रहे हैं। पर इसमें डरने की बजाय निर्भीक रहकर जागरूक रहें। तो कोरोना से डरने की बजाय, और जो सरकार ने अपने को गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस गाइडलाइंस हैं उनका अच्छी तरह पालन करें। और इसके बाद में लोगों को परेशान करने वाली एक और दूसरा, नौकरी और कारोबार को लेकर अनिश्चितता का माहौल है। कैसे होगा फ्यूचर, कैसे होगा आगे, काम कैसे चलेगा, ये कितने दिन चलेगा और कब ये खत्म होगा, धंधे उसी लाइन पे चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे। जैसे बहुत सारी जगह नौकरियां कम हो गई हैं, बेरोजगारी थोड़ी बढ़ रही है, लोग उस रफ्तार से वापस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और अकेलापन, तीसरा अकेलापन के कारण भी लोग घबरा रहे हैं। इन स्थितियों का असर ये होता है कि तनाव बढ़ने लगता है। सामान्य तनाव तो हमारे लिए अच्छा होता है, थोड़ा बहुत तनाव तो आदमी की प्रोग्रेस के लिए बहुत जरूरी होता है, इसमें प्रोत्साहन मिलता है। तनाव रहेगा तो वो नई सोच लाएगा, और यदि तनाव ज्यादा निराशा में तब्दील हो जाता है तो आगे कोई रास्ता नहीं दिखता, उसको फ्यूचर में कैसे करेंगे क्या करेंगे इसको लेकर अनिश्चितता है। तो कि सब ठीक होगा नहीं होगा, किस हिसाब से जो हो रहा है उसका कैसे हम सामना कर पाएंगे, और पता नहीं, ऐसा तनाव आना स्वाभाविक है। लेकिन इसका असर शरीर पे भी पड़ता है, दिमाग पर भी पड़ता है और व्यवहार पर भी पड़ता है, और ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड और लिंक हैं। हर किसी पर इसका अलग अलग असर होता है, इसलिए दिनचर्या, बुरी आदत और सकारात्मक सोच से तनाव दूर कर सकते हैं। तो अपने को हमेशा दिनचर्या अपने इसके हिसाब से सबसे पहले नई दिनचर्या तय करें। इसमें ये उद्देश्य मिलता है और सामान्य महसूस होता है। समय पर सोना, समय पर जागना, अपने योगा, व्यायाम, मेडिटेशन ये करना, और कसरत भी करें। समय को 2 भागों में, खाने से पहले और खाने के बाद में बांटना। बुरी आदत को क्वारंटाइन में लोग तनाव के कारण शराब, गुटखा, तंबाकू इनका सेवन ज्यादा करने लगते हैं। इन बुरी आदतों को छोड़ें और अपनी भावनाएं परिवार और दोस्तों से जाहिर करें, उनकी मदद करें, उनसे आपस में विचार विमर्श करें, उनसे पूछें किस इस क्या क्या उन्होंने इन दिनों में क्या पॉजिटिव किया है, क्या उनके सकारात्मक विचार हैं, क्या नकारात्मक विचार हैं, और यदि कोई नकारात्मक विचार आ रहा है तो उससे कैसे उभर सकें। और सोच, आप इस टाइम पे भले ही परिवार के साथ रह रहे हो, फिर भी अपने लिए कुछ समय निकालें। जो आपके अंदर नई सोच आ रही है, क्या नई सोच है, उसको खुद से सवाल भी पूछें कि मैंने जो ये सोचा है क्या ये सही है, हो सके तो, और पॉजिटिव नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करें। और इसमें हमेशा जैसे सकारात्मक आदमी को रहना चाहिए। नकारात्मक विचार सभी के आते हैं, और वो कितने टाइम के लिए आते हैं ये इस पे डिपेंड करता है, और आगे जैसे वो अवसाद में बदलता है, इसका समय होता है, लगातार रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द डे, तो अपन ये मानेंगे। और जी डॉक्टर साहब, इससे आपने बहुत ही संजीदा तरीके से अपनी बात को रखा। और आप साइकेट्रिस्ट हैं दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में। मैं हमारे दूसरे जो स्पीकर हैं डॉक्टर संजय सरन जी, स्वाभिमान सिंह अस्पताल जयपुर में आप प्रोफेसर हैं। डॉक्टर संजय सरन साहब फिजिशियन हैं और इस अवसाद की स्थिति को
फिजिशियन की दृष्टि से किस प्रकार देखते हैं डॉक्टर सरन साहब? थैंक यू। मैं डॉक्टर संजय सारन, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर। जैसा कि डॉक्टर शिव प्रसाद जी ने भी बताया आपको, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से उन्होंने नरेट किया है कि अभी इस कोविड-19 के टाइम पे किस तरह से लोगों में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे हो रही है और किस तरह से उस पे कोप अप किया जा सके, कैसे उसको हम इलाज कर सके या फिर उसको कम कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत अच्छा बताया। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जो ये प्रॉब्लम होती है, क्यों होती है, इसमें सबसे बड़ी चीज है अनसर्टेनिटी, क्योंकि हमको ये नहीं पता आगे क्या होगा। डिजीज के बारे में, डिजीज क्या है, इसमें हम ठीक होंगे या नहीं होंगे, कल को हमें इन्फेक्शन नहीं हो जाए, हमारे लव वन जिनको हम प्यार करते हैं, जिनको हम चाहते हैं, उनको इन्फेक्शन नहीं हो जाए। अगर उनको इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा, आगे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ये सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत सारे इश्यू क्वेश्चन है जिनका आंसर हमको नहीं पता। इस वजह से लोगों में मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज ये रहती है, जो लोग बूढ़े लोग हैं, जिनकी रिस्क ज्यादा रहती है, इन्फेक्शन की रिस्क ज्यादा रहती है, इन्फेक्शन शेडिंग, जो दूसरों को भी इन्फेक्शन ज्यादा दे सकते हैं, और फिर उसके अलावा उनके अंदर कॉम्प्लिकेशंस की भी ज्यादा रिस्क रहती है। जो ओल्ड एज होते हैं या फिर बच्चे होते हैं, तो उनकी अलग प्रॉब्लम है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम उनको ज्यादा हो रही है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे साथ अगर इन्फेक्शन होगा तो पता नहीं हम बचेंगे नहीं बचेंगे, क्या होगा हमारे साथ में। दूसरी चीज है, जिस बीमारी का हमको इलाज नहीं पता, हमारे पास अभी स्पेसिफिक कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है मेंटल हेल्थ का। तीसरा, कोई वैक्सीन नहीं हमारे पास में। फिर ये होता है कि जो बिजनेस है, सारी इकोनॉमी है, वो बिल्कुल डाउन हो रही है। और दूसरा अनसर्टेनिटी है कि आगे क्या होगा इकोनॉमी का, ये भी नहीं पता। तो ये सब कारण है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज होती है कि मिथ, कि लोगों को क्या नॉलेज क्या है इसके बारे में, लोगों को गलत नॉलेज है, उसकी वजह से ऐसा होता है। सिंपल सही नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए अगर हमको पब्लिक के अंदर मेंटल हेल्थ को कम करना है, तो हमको सबसे पहले उनको एजुकेट करना होगा इसके बारे में, कोविड-19 के बारे में। तो मैं थोड़ा सा आपको कोविड-19 के बारे में बता देता हूँ, जिससे थोड़ा कंफ्यूजन नहीं रहे आपको कि क्या है। कोविड-19 है कोरोना वायरस डिजीज 19 मींस 2019। सबसे पहले डिटेक्ट हुआ था चाइना के अंदर वुहान सिटी में। इन्होंने डब्ल्यूएचओ को रिपोर्ट किया था 31 दिसंबर 2019 में कि 44 ऐसे केसेस थे जिनका उन्हें पता नहीं न्यूमोनिया किस कारण से हुआ। उनको उन्होंने चेक किया, उन्होंने डब्ल्यूएचओ को रिपोर्ट किया। तब उनको चेक किया, ब्रोंकियोलाइटिस फ्लूइड्स को चेक किया, तो उन्होंने बताया कि नया वायरस है कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस नया है क्योंकि इससे पहले भी 6 तरह के कोरोना वायरस आ चुके जो ह्यूमन इंसान को इन्फेक्ट करते हैं। कुछ नहीं, रेस्पिरेटरी सांस की बीमारी होती है, सांस के थ्रू फैलती है, जो अपने ड्रॉपलेट्स होती है सांस से निकलती है उनके थ्रू फैलती है, या फिर पर्सन टू पर्सन फैलती है। फिर जो इन्फेक्टेड सरफेस है कि हमने भाई खांसी किया, इन्फेक्टेड आदमी ने, उसके हाथ पे वायरस आ गया, उसने मोबाइल को पकड़ लिया या फिर डोर हैंडल को पकड़ लिया, वहां से किसी दूसरे ने उसको पकड़ा तो उसको इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसे इन्फेक्शन स्प्रेड होता है और स्प्रेड होके फिर एक दूसरे के अंदर फैलता रहता है। जहां तक इसका सवाल है, 80% से ज्यादा लोग माइल्ड, थोड़ी सिंपल सी बीमारी होती है, उनको बुखार हो सकता है, थोड़ा बहुत, थोड़ी बहुत खांसी या सांस में तकलीफ हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होता है 80% लोगों में। 20% लोगों में कुछ थोड़ा ज्यादा होता है। उसमें भी मॉर्टेलिटी जो मरते हैं वो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग है, लेकिन ये देखा गया आमतौर पे 7-8% के आसपास मॉर्टेलिटी। यूएस में 6% के आसपास है। इटली में, जो कि वहाँ पे वर्ल्ड की सबसे बड़ी ओल्डेस्ट पॉपुलेशन है, जो सबसे ज्यादा बूढ़े लोग हैं इटली के अंदर, फर्स्ट जापान में सबसे ज्यादा, सेकंड इटली में, तो वहाँ पे भी मॉर्टेलिटी होती है, वो थोड़ी ज्यादा है वहाँ पे 14% के आसपास है। अपने इंडिया में मॉर्टेलिटी बहुत कम है, क्योंकि हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट है बहुत अच्छी तरह से कोरोना को, बहुत अच्छी तरह से हम इसको बीट कर रहे हैं, सब लोग मिलकर के इसको बीट कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने अच्छा किया है और हम पब्लिक कम्युनिटी में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम लोग जो जिस तरह से हम लोग लॉकडाउन कर रहे हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, हम वर्ल्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, रोल मॉडल है इस टाइम पे हम वर्ल्ड में कोरोना वायरस डिजीज से लड़ने के लिए। तो ये सब है। अब हमको इसको रोकना, रोकथाम इसकी सिंपल है, पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होना चाहिए इसका, कि हमको जब भी हम बस लॉकडाउन के आदेशों का पालन करें, घर में ही रहें, बाहर नहीं जाएं। दूसरा, अगर बाहर जाते तो मास्क लगा के जाएं, कहीं भी जाएं तो बाहर के स्टोर्स पे या कहीं जाना हो जरूरी तो मास्क लगा के जाएं। तीसरा यही होता है कि हमको थोड़ा, जब भी हम खांसी करें तो टिश्यू पेपर में खांसी करके उसको इमीडिएटली डिस्ट्रॉय कर दें, और अगर टिश्यू पेपर नहीं हो तो हमको कोहनी की इनर सरफेस पे खांसी करनी चाहिए, इनर साइड में, जिससे कि ये टच नहीं हो बिल्कुल भी। हैंड हाइजीन, हाथ को बार बार वॉश करो आप, हाथ को धोना चाहिए साबुन से, करीब 20 सेकंड तक धोना चाहिए हाथ को, और अगर साबुन नहीं हो तो सैनिटाइजर से वॉश करो, जिसमें 60% से ज्यादा अल्कोहल होना चाहिए सैनिटाइजर में। सैनिटाइजर तब तक सूख नहीं जाए तब तक हमको हाथ को वॉश करना चाहिए। ये सब चीजें इसको रोकने के लिए, इस चीज को, तो सबसे बड़ी चीज है सोशल डिस्टेंसिंग। हमको एक दूसरे से दूर रहना है, करीब 6 फीट दूर।
अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग है, कुछ कंट्रीज में 3 फीट का है, कुछ में 6 फीट का है। हमको 6 फीट दूर रहना है एक दूसरे से, जिससे कि वायरस अगर निकले तो भी वो बीच में रह जाए, थोड़ी देर बाद में ड्रॉपलेट सारे सेटल डाउन हो जाते हैं, तो खतरा नहीं रहता है। इसलिए हमको 6 फीट दूर रहना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हम ये नहीं कि मास्क लगा के एक दूसरे के पास आ सकते हैं, नहीं आना। बस ये सच्चाई इस वायरस के बारे में। और कुछ ट्रीटमेंट हमारे पास कुछ नहीं है, वैक्सीन अंडर डेवलप है जिसको करीब करीब 1 साल लगेगा आने में। कई सारी कंट्रीज बना रही है वैक्सीन अलग अलग, 1 साल से पहले ऐसा लग नहीं रहा वैक्सीन आएगा। जो ट्रीटमेंट चल रहा है, दवाइयां रिसर्च चल रही है, उनको भी बहुत टाइम लगेगा। अभी 2022 के अंदर रिसर्च के रिजल्ट्स आएंगे। सॉलिडिटी ट्रायल चल रही है कई सारी मेडिसिन की। लेकिन डरने की कोई बात नहीं, हम इन्फेक्शन को स्प्रेड से रोकना है। मोर्टेलिटी बहुत कम अपने देश में, बहुत कम है। अब दूसरा, हमको इससे मेंटल हेल्थ से कैसे बचा जाए। सबसे पहले मेंटल हेल्थ बच्चों में ज्यादा होती है, बूढ़ों में ज्यादा होती है, तो हमको उनका साथ देना चाहिए। हमें उनको एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग बतानी चाहिए, मेडिटेशन बताना चाहिए। उनको टीवी से, मीडिया से, इनसे दूर रहना चाहिए। छोटे छोटे ब्रेक्स लेने चाहिए हर चीज के अंदर। उनको ब्रेक्स दे करके उनको घर में इंडोर गेम्स है, दूसरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करो। उनको सच्चाई बताओ, कोविड-19 की सच्चाई ये है उनको। क्योंकि मीडिया पे देखने से, सोशल मीडिया सब में झूठ होता है बहुत कुछ। दूसरा, मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, खबर जो आती है उसको अलग गलत समझ लेते हैं। बूढ़े लोग डिप्रेशन में, टेंशन में ऐसे रहते हैं कि पता नहीं क्या होगा मेरे साथ में, अगर मुझे हो गया तो क्या होगा। तो उनको सपोर्ट करना चाहिए, सोशल सपोर्ट उनको मिलना चाहिए। कम्युनिटी में भी हमको बताना चाहिए कि ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम, ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली बिल्कुल भी। और हमारे देश में बहुत अच्छी तरह से इसको रोका जा रहा है और हम इसमें बिल्कुल जीत मिलेगी। हमको ये रखना ध्यान, जिससे कि हम मेंटल हेल्थ लोगों में ज्यादा ना हो। और अगर किसी में ज्यादा प्रॉब्लम हो तो इमीडिएटली साइकेट्रिस्ट जो डॉक्टर है उनसे कंसल्ट करना चाहिए। ये सब चीजें हमको ध्यान रखना चाहिए। बच्चों का स्पेशली और बूढ़ा का स्पेशली ध्यान रखना है। यंग अडल्ट्स में भी ऐसा होता है, नो डाउट। जो हेल्थ केयर वर्कर्स में, उनमें मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम ज्यादा है, पर्टिकुलरली डॉक्टर्स में, नर्सिंग स्टाफ में ये सब ज्यादा हो रहा है। उनको डिप्रेशन होती है, एंजाइटी है, बैकग्राउंड एंजाइटी सब में रहती है कि क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। क्योंकि पहले जैसे बोलते थे सब लोग कि हम ये काम फ्री होंगे तब ये काम करेंगे, फ्री होंगे तब करेंगे, लेकिन अब फ्री अब कोई नहीं कर रहा, क्योंकि एंजाइटी है सब में, अनसर्टेनिटी है, पता नहीं क्या हुआ इस वजह से। तो हमको सबको मिलकर के इसका ध्यान देना चाहिए प्रिवेंशन के लिए, कि मेंटल हेल्थ की वजह से किसी की क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। ये सब ध्यान दें। बाकी डॉक्टर शिव प्रसाद जी ने जो बताया अभी, बहुत ही एज ए एक्सपर्ट साइकेट्रिस्ट उन्होंने बताया, उसका सबका पालन करना चाहिए हमको। जी जी जी, डॉक्टर साहब आपने बहुत ही अच्छे से एक बहुत ही उत्साही तरीके से हम लोगों को प्रेरित करा कि हम कोविड से डरे नहीं, इसे कोरोना से डरे नहीं, इसको बड़े धैर्य से इसका सामना करें। हमारे साथ ही राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी के हेड डॉक्टर सुभाषिस साहब हैं। सुभाषिस साहब, आप इस कोरोना काल में जो अवसाद की स्थिति हो रही है उसको किस एंगल से देखते हैं डॉक्टर सुभाषिस साहब? आप अपने माइक को म्यूट करें। हाँ जी जी, सुभाषिस साहब। या थैंक यू। एंड ठीक है, तो हमने तो ऑलरेडी 2 एक्सपर्ट को सुन चुके हैं। मैं थोड़ा सोशल डायमेंशन से इसको बताना चाहूंगा। मैं डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क में पढ़ाता हूँ और मैं सोशल वर्कर हूँ, साइकियाट्रिक सोशल वर्कर हूँ, जस्ट फॉर द क्लैरिफिकेशन। तो जब हम समाज में इस बीमारी को देखते हैं और इस एंगल को समझना जरूरी है कि सबसे पहले जो मानसिक तनाव की स्थिति है, जैसे क्लिनिकल डिप्रेशन जो सिम्टम्स सारे शिव प्रसाद जी ने बताए, इसके परसेंटेज बहुत कम होंगे। ये पता है कि सब लोगों को डिप्रेशन नहीं होंगे, तो लोगों को जो होगा उसको ज्यादातर हम देखेंगे अंडरलाइंग डिप्रेशन की तरीके से। मतलब लोगों के पास डिप्रेशन होगा मगर वो और बोलेंगे नहीं कि हम डिप्रेस्ड है, क्योंकि इंडियन कल्चर में हम बोलते नहीं है कि हम डिप्रेस्ड हैं। तो हमारे जो कल्चरल बैरियर है, उस कल्चरल बैरियर, हमारे संस्कृति का जो आदत हमको है, उस हिसाब से हम डिप्रेस्ड है ये बोलते नहीं, बट ये अलग अलग तरीके से दिखा जाता है। जो डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन किया, ये चीज को हमको समझना जरूरी है कि फीलिंग ऑफ अनइजीनेस जब होगी, जब एक अनइजी फीलिंग, मतलब उनको बैठने में भी शांति नहीं है, सोने में भी शांति नहीं है, उसके मतलब उनको खुद को समझना है जो ये एक स्थिति है जिस कारण से एक कॉन्टिन्यूअस डिस्टरबेंस किसी के अंदर पैदा हो रहा है। मतलब उनके अंदर एक अंडरलाइंग डिप्रेशन की संभावना है और अंडरलाइंग डिप्रेशन हो रहे हैं, और उसी की लक्षण बिहेवियर में दिखता है, उसी की लक्षण उनके अलग अलग कामों पर दिखते हैं। तो इस चीज को जब हमको समझना है, तब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमको देखना है कि ये जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम है, जिसकी ज्यादातर रिफ्लेक्शन सोमैटिक प्रॉब्लम में होगी। मतलब
शायद कमर में दर्द ज्यादा होगा, खाना खाएंगे हजम नहीं हो पाएगा, या कभी कभी लगेगा कि दिल का धड़कन बढ़ गया, या जॉइंट्स में पेन हो सकती हैं। तो ऐसे बहुत सारे सोमैटिक सिम्टम्स जो होती हैं वो इस तनाव की स्थिति में बहुत ज्यादा होती है हमारे इंडियन कल्चरल सिचुएशन में। तो जब ये होते हैं, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इसके ज्यादातर कारण कोई फिजिकल इल हेल्थ नहीं है, इसका कारण है कि हमारे मानसिक तनाव। तो हम जब इस चीज को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे तभी जाके हम उसके लिए काम करेंगे। इसके बाद मैंने जो बोलना चाहूंगा वो ये है कि हमारे देश में मतलब एक अलग अलग पॉपुलेशन है, अलग अलग पॉपुलेशन की अलग अलग स्थितियां हैं। एक स्थिति हम लार्जली ये देख सकते हैं कि जो एक नॉर्मल सर्कमस्टेंस में है या जो स्वाभाविक स्थिति में है, सामान्य स्थिति में है, दैट मीन्स कि जो लोग घर पे हैं, परिवार के साथ है, तो उनके एक सोशल सिस्टम बना हुआ है, एक सोशल सपोर्ट बना हुआ है, और कुछ हद तक उनको वेलफेयर मैकेनिज्म से भी शायद सपोर्ट मिल रहा है जो हमको एक्सेप्ट करना है, उनको कोई रेशन मिल रहा है। तो ये सारे वो एक नॉर्मल स्थिति में जी रहे हैं, तो उनके एक प्रॉब्लम अलग है। और दूसरे जो है जो एक एबनॉर्मल स्थिति में है, जैसे बीच में फंस गए, जैसे मजदूर हैं या कोई ट्रीटमेंट करवाने के लिए दूसरे शहर में गए हुए हैं, वो फंस गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक एबनॉर्मल स्थिति में है। तो यहाँ पे हमको एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो समझना है, इट्स अ नॉर्मल रिएक्शन टू एबनॉर्मल सिचुएशन। दैट मीन्स जो अस्थिर मन की स्थिति होगी और जो लगेगा कि मैं ठीक से मेरा मन नहीं चल रहा है या हाथ पैर में दर्द हो रहा है, इसको हम कहते हैं कि ये एक नॉर्मल रिएक्शन, मतलब ये एक सामान्य रिएक्शन है, क्योंकि स्थिति जो है वो असामान्य है। जैसे कॉमन स्थिति में ये नहीं होता है। जैसे बहुत कॉमनली हम एग्जांपल दे तो हम रास्ते में चलते हैं, कोई कुत्ता पास से जा रहा है तो हम भागते नहीं है, मगर उसी कुत्ता हमको काटने के लिए भागेगा तो हमको भागना पड़ेगा। तो उस टाइम कुत्ते को देख के भागना होता है कि ये नॉर्मल रिएक्शन। तो इसी तरीके से हम जो अभी स्थिति से गुजर रहे हैं, इस स्थिति में ये फील करना कि मैं अनईजी हूं, ये एक सामान्य स्थिति में, ये असामान्य स्थिति में ये रिएक्शन एक नॉर्मल रिएक्शन है। जब हम इसको एक्सेप्ट कर पाएंगे लार्जली, तब हम उसके ऊपर काम कर पाएंगे। तो इसके लिए अवेयरनेस तो बहुत ही जरूरी है। उसके साथ साथ जो जरूरी है कि इसके साथ जो जरूरी है कि हम जो स्थिति में रह रहे हैं, जो स्थिति में है, उसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करना मतलब उस स्थिति को समझना है, क्योंकि जो फियर, चिंता या जो मन में जो डर आती है, क्योंकि फाइटिंग जो हो रही है वो एक जो दिखने वाला चीज नहीं है, इट्स लाइक इनविजिबल एनिमी के साथ हमारे फाइटिंग हो रही है। तो जो डर है, उस डर को समझना चाहिए कि ये कितना रियलिस्टिक हो रही है या अनरियलिस्टिक हो रही है। बहुत सारे समय पे जो तनाव होती है वो अनरियलिस्टिक और इसके कारण होती है। रियलिस्टिक और मतलब देयर इज डेफिनेट रीजन। डेफिनेट रीजन का मतलब ये है कि ओके, बिजनेस नहीं चल रहा है, धंधा नहीं चल रहा है, ओके, देयर इज डेफिनेट रीजन फॉर बीइंग वरीड। बट हर चीज में ओरी करके हमको जब फायदा नहीं मिल रहा है, तब समझना चाहिए कि हमारे ओरी सच में कितना रियलिस्टिक है। तो जब हमारी ओरीज को हम डिवाइड कर पाएंगे, कितना हम रियलिस्टिक ओरीज में है या कितना अनरियलिस्टिक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल्फ इंक्वायरी, खुद को समझना है। तो इसमें जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका है, खुद को एक समझना है कि वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ। मैं कहाँ हूँ के मतलब हमारे पास जो स्थिति है उस स्थिति में मैं कैसा हूँ, तो उस स्थिति के साथ मैं कैसा जूझ रहा हूँ और उस स्थिति को मैं कैसे बेटर हैंडल कर सकता हूँ। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने अंदर जो रिसोर्स है, अपने अंदर जो कैपेसिटी है, उसको बढ़ावा देना है। वेदर इट इज हॉबीज है तो हम उस हॉबीज सीख सकते, कल्टीवेट कर सकते, क्या वो हॉबीज को आगे ले जा सकते हैं, क्या हमारे अंदर कुछ नया चीज सीखने की इच्छा है, जैसे खाना बनाने की इच्छा है, तो मैं उसको तरीके से कुछ कर सकता हूँ क्या, या ऐसा कोई चीज जो मैंने आज तक नहीं की उस तरीके से मैं कुछ दूसरा सोचूं, या मेरा धंधा कैसे आगे चलेगा, आगे मैं क्या बिजनेस कर सकता हूँ, कैसे मैं ऑनलाइन बिजनेस की हेल्प ले सकता हूँ। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो प्लान ABC की जैसा वर्कआउट करना जरूरी है। तो अपने अपने स्थिति में रह के वो जब अपने प्लानिंग कर पाएंगे और आगे का स्थिति का डिसीजन ले पाएंगे, तब डिप्रेशन होने की संभावना है।
हम जब अनरियलिस्टिक और इसमें ज्यादा फंसेंगे, मतलब जिसकी सही कारण नहीं होगा मगर मैं डरता रहूंगा कैसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो उसकी कारण डिप्रेशन या अनइजीनेस फीलिंग ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो इसलिए अपने अंदर एक प्लानिंग और उसके साथ जो अगले दो स्पीकर में भी कहा, एक पॉजिटिव सोच, क्योंकि हमको ये समझना है कि नेगेटिव सोर्स या नेगेटिव थॉट्स कहाँ से आ रही है, तो वो नेगेटिव एनर्जी को आइडेंटिफाई करना अपने अंदर और पॉजिटिव सोच को बढ़ावा देना। जो ये बोलना सहज है मगर करना मुश्किल है। करना मुश्किल है इसीलिए क्योंकि अलग अलग स्थिति में है। जैसे हम महिलाओं की बात करें तो हम देखते हैं कि उनके अभी पर्सनल स्पेस कुछ बचा नहीं, हर वक्त घर पे पुरुष है, और पुरुष आने के कारण वो जो सुबह पति बच्चे चले जाते 2-3 घंटा 5 घंटा अपना टाइम होता है, तो वो अभी नहीं है, तो उनके ऊपर डिमांड बढ़ गया, वेदर इट इज डोमेस्टिक वायलेंस और नॉट, स्टिल सी इज अंडर हाई प्रेशर। जो होम मेकर वुमेन है, जो वुमेन काम करते हैं बट अभी होम पे है, तो ये एक स्थिति है। बूढ़े के बारे में हम बहुत बात कर रहे हैं, और जब ऑलरेडी मिनिस्ट्री ने, WHO ने बहुत सारे चीज बोल चुके हैं, बट इम्पोर्टेंट है कि बूढ़े लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या था, उनके एक सोशलाइजेशन होता था। सोशलाइजेशन मतलब ये था कि वो अपने ग्रुप के साथ बैठते थे या भजन कीर्तन करते थे या कुछ भी बात करते थे, उनके जो अलग अलग जायगा में बैठने की जायगा होता था, ये अभी नहीं है। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा समस्या है कि उसको अकेला जीना पड़ रहा है। हम स्टूडेंट की बात करें तो उनको सडनली ऑनलाइन जाना पड़ रहा है, और इसमें एक खतरे की बात जो कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक किताब में लिख चुके हैं, वो है डिजिटल एडिक्शन। तो अभी ये एक प्रॉब्लम फिर भी आ सकते हैं कि बच्चे तो डिजिटल क्लास कर रहे हैं, उसके साथ साथ डिजिटल एडिक्शन आने का भी संभावना है। डिजिटल एडिक्शन मतलब वो दूसरे चीज यूज करने लग जाए, जो भी एक एडिक्शन के तरीका से होते हैं, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल है जो सुइटेबल नहीं है। तो जब स्टूडेंट है उनको समझना चाहिए कि आगे की क्या सोच है, कैसे वो काम कर सकते हैं, कैसे अपने आप को उस एडिक्शन से बचा सकते हैं। तो ये जब हम यूथ की बात कर सकते हैं, इसी तरीका से जो काम धंधे कर रहे हैं उनके साथ भी ये होना एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो कैसे अपने इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है उनके ऊपर, जो परिवार की सब उनके तरफ ही देखते रहते कि कैसे घर चलाएंगे, तो ये जो इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी जो उनके ऊपर होती है, जो दायित्व होती है, उससे उभारने के लिए क्या कर सकते खुद को पता नहीं है इमीडिएटली, मगर एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं जो जिस स्थिति में है, वेदर इट इज ए स्मॉल एंटरप्रेन्योर, वेदर इट इज ए बिग एंटरप्रेन्योर, तो कहां से वो मदद लेना और मदद को सही तरीका से लेना और उस तरीका से कैसे आगे बढ़ना, ये चीज हम कर पाएंगे तो इट विल हेल्प, तो कि वो आगे की एक प्लान कर पाएंगे, आगे की एक प्लान की बारे में सोच पाएंगे। तो इसीलिए अपने जो स्थिति है उस स्थिति में आगे की सोच को बढ़ावा देना जरूरी है, क्योंकि ये भी एक्सेप्ट करना जरूरी है कि जितने सारे स्टैटिस्टिक्स है, डेटा है, दैट ये एंड नहीं है, ये मतलब दिस इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड, जगत खत्म नहीं हो रहा है। ऐसे बीमारी बहुत बार आ चुके हैं, हम इतिहास में भी देख चुके हैं। 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू आया था जो बहुत बड़ा बीमारी था, तो ऐसे बीमारी आते रहेंगे। सो वी आल्सो हैव टू एक्सेप्ट, मतलब यहाँ पे आते हैं दैट ये एक्सेप्टेंस कहाँ से आती है, जो शायद अगले वाले स्पीकर बताएंगे, जो हम ज्यादातर कनेक्ट करते हैं स्पिरिचुअलिटी और मेंटल हेल्थ के साथ। तो मैं यही बात करना चाहूंगा कि ये अपना तरीका और पॉजिटिविटी जब रखेंगे तो उनके अंदर परिवर्तन आएगा, और वो परिवर्तन खुद को महसूस करना है थ्रू ऑल दिस योगा, मेडिटेशन एंड एवरीथिंग, ताकि वो एक स्थिति अपने अंदर बना सकते हैं, एक राहत की स्थिति वो महसूस कर सकते हैं, और उसके एंड दे विल बी एबल टू लीड ए बेटर वेलबींग और एक कंफर्टेबल लाइफ, जो अपने अंदर कंफर्ट मतलब फिजिकल कंफर्ट नहीं है, अपनी मन की शांति के साथ जीने की जो तरीका है उसको अपना सकेंगे। थैंक यू। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही सही उसका सामाजिक पक्ष रखा। अब हमारे जो आज के विशेष हमारे स्पीकर हैं, मैं सुधाकर साहब को आमंत्रित करूंगा, और सुधाकर साहब का स्पीच जो है वो दोनों सेशन में रहेगा, क्योंकि सेशन में उनके पास में समय कम है, बहुत अच्छी जानकारी देंगे। सुधाकर साहब, हम सभी को सेकंड जैसे 6-5 हो जाए दूसरे लिंक से वापस भी जुड़ना है, ताकि जो हमारे पहले स्पीकर रहे हैं डॉक्टर संजय सैन साहब और डॉक्टर शिव प्रसाद जी और सुभाषिष जी, उनके साथ में वापस से चर्चा की जा सके, बहुत सारी क्वेश्चन क्वेरीज जो सब लोगों की होंगी उनको आगे बढ़ाया जा सके। सुधाकर साहब, सुधाकर जी
प्लीज, मैंने आपके माइक को अनम्यूट कर दिया है जी। हाँ जी, मेरी आवाज सुनने में आ रही है जी आपको? बिल्कुल 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 सुना कर जी जी जी। हाँ, नमस्कार स्पेशलाइज्ड इस फील्ड के वक्ताओं को तथा श्रोताओं को। अपनी यह कम्युनिटी रेडियो सर्विस है, एरिया में रहती है, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि यह जो अपनी रूरल कम्युनिटीज है उनकी भाषा में मैं अपनी बात जो है वो रखूंगा, ताकि वो अच्छी तरह से इस बात ये अपने चर्चा का लाभ ले पाए। तो आज हम विषय लेकर पधारे हैं कि लॉकडाउन से डिप्रेशन और डिप्रेशन से मुक्ति कैसे। क्योंकि जब से ये कोविड-19 शुरू हुआ है और तब से हर एक के मन के अंदर भय का वातावरण बना हुआ है। तो आज हम देखें, आज 1 तारीख है और भारत में कोविड की स्थिति क्या है। तो कुल संक्रमित 35,043, ठीक हुए 889, मृत्यु 1,047। दुनिया में संक्रमित की स्थिति कुल 33,31,040, ठीक हुए 10,43,245, मृत्यु 2,34,245। हम अच्छी तरह से समझ ले कि कोरोना वायरस, वायु प्रदूषण, सामान्य जुकाम, फ्लू के लक्षण क्या-क्या है और क्या अंतर है। इसकी सूचना पैथोलॉजी डिपार्टमेंट एम्स दिल्ली की ओर से जारी की गई है। एक, सूखी खांसी, छींक तो वायु प्रदूषण के कारण संभवित है। 2, खांसी, बलगम, छींक, बहती नाक सामान्य जुकाम के लक्षण हैं। 3, खांसी, बलगम, छींक, बहती नाक, शरीर में दर्द, कमजोरी, हल्का बुखार, ये फ्लू के लक्षण हैं। 4, सूखी खांसी, छींक, शरीर में दर्द, कमजोरी, तेज बुखार और मुख्य बात है सांस लेने में कठिनाई, अर्थात कोरोना वायरस के ये लक्षण हैं। तो इंडियन साइकियाट्रिस्ट एसोसिएशन अर्थात भारतीय मनोचिकित्सक संघ ने बताया है कि मेंटल हेल्थ माना मानसिक आरोग्य की समस्या 20% लॉकडाउन के कारण भारत में बढ़ चुकी है। हर 5 में से कम 1 भारतीय मानसिक बीमारी से पीड़ित है। कोरोना वायरस की जो महामारी चल रही है उसने दुनिया की जीवन शैली और अर्थव्यवस्था को संपूर्ण प्रभावित कर दिया है। लॉकडाउन के कारण काम धंधा बंद होना, रोजी रोटी बंद, मजदूरी बंद, उत्पादन बंद, आर्थिक मंदी, धन की कमी, दोस्तों के साथ मौज मस्ती बंद, सिनेमा बंद, घूमना फिरना बंद, सीमित संसाधनों के साथ घर में रहना पड़ता है, जिस कारण घर वालों से टकराव, आत्महत्या के विचार, आत्महत्या करना, महिलाओं पर अत्याचार, लड़ाई झगड़ा, यौन शोषण आदि आदि। सारे विश्व में हर एक के मन में परेशानी, डिप्रेशन, चिंता, गुस्सा, डर, भड़ास, तनाव, निराशा, थकावट, सुस्ती, नाउम्मीदी, नकारात्मक विचारों आदि ने घेर लिया है कि अब आगे क्या होगा। यह सवाल हर एक के मन में निरंतर चल रहा है। कहावत है कि माइंड एंड मैटर बोथ आर इंटर रिलेटेड, अर्थात मन और शरीर का आपस में गहरा संबंध है। जितने जितने आप नकारात्मक विचार अपने मन में करते रहेंगे उतने उतने शरीर में रोग बढ़ते जाएंगे, जैसे बीपी, डायबिटीज, हार्ट, लीवर, किडनी, जोड़ों में दर्द, मोटापा, चमड़ी के रोग, बालों का झड़ना,
झुर्रियां पड़ना,